Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. तो चलिए हमने टॉपिक पे आते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, तो भाई सॉइल का डिग्रेडेशन के बारे में बता रहे हैं. दो फैक्टर है जो सबसे ज्यादा सॉइल को हानि पहुंचाते हैं. बाकायदा हम इंसान और साथ साथ नेचर भी काफी ज्यादा हानि पहुंचाती है. तो इंसान कैसे पहुंचाते हैं? ह्यूमंस, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, डिग्रेडेशन. ठीक है, इससे डिग्रेडेशन हो जाता है. यानी कि इंसान क्या करता है, एक पर्टिकुलर लैंड खरीदता है, उसमें इतना केमिकल, इतना पेस्टिसाइडर, इतना फर्टिलाइजर डालता है, इतना ज्यादा ओवर यूज करता है उसका कि वो लैंड ही बंजर हो जाती है, फिर खराब हो जाती है. ठीक है, तो उसकी डिग्रेडेशन इंसान भी करता है, साथ साथ इतना ज्यादा ओवर ग्रेज करता है. यानी कि अपने शीप को कहते हैं ना, जो चरवाहा होते हैं ना, एक ही जगह में शीप्स को आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक ही जगह पे बार बार लेके जाते हैं और एक ही जगह चराते हैं. थोड़ा आगे जा जाके भी चराते हैं और मतलब एक एक जगह चेंज करते रहते हैं. क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही जगह की ग्रास मतलब इतना ज्यादा ओवर ग्रेज ना हो जाए, एक जगह की ग्रास बहुत ज्यादा ओवर यूज ना हो जाए. जब एक पर्टिकुलर एरिया में एक जानवर ग्रास खाता है तो उस ग्रास को उगने तक का वक्त देना चाहिए. उसके मतलब और उसके पास से ग्रास खाली और छोटी छोटी ग्रास जो उगे उसको भी खाली, तो ऐसे करके तो वो ग्रास उग ही नहीं पाएगी. तो ओवर ग्रेजिंग भी ह्यूमन द्वारा ही कराया जाता है और इससे सॉइल को काफी ज्यादा दिक्कत आती है. फिर क्या आता है, नेचुरल फैक्टर्स भी है भाई. कुछ कुछ नेचुरल फैक्टर्स में क्या आता है, रेन वॉश आ जाता है, लैंडस्लाइड, फ्लड. तो नेचुरल फैक्टर जैसे कि फ्लड आ जाता है, कभी भी बाढ़ आ जाती है, सारा सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर उड़ा के ले जाता है. ठीक है, रेन वॉश यानी कि बहुत तेज बारिश आती है तो सारा सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर बहा ले जाता है. तो ऐसे नेचुरल फैक्टर्स भी बहुत आते हैं जिससे सॉइल को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है. ठीक है, सो एक हो गया ह्यूमंस और एक हो गया नेचर, खुद सॉइल को खराब करते हैं ये दोनों. फिर क्या आता है, कंजर्वेशन. अब भाई सॉइल को बचाया कैसे जा सकता है, कंजर्व कैसे करा जा सकता है. सॉइल को यूज करने के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं. अगर आपके किसी परिवार में कोई भी फार्मर्स को जानता है, सो इतना ज्यादा दिमाग होता है उनमें, आप फार्मिंग की कोई सी भी टेक्निक पूछ लीजिए वो सब जानते होंगे. सो दीज आर सम टेक्निक्स जो इतनी थोड़ी डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ हल्की सी उलझा देने वाली है क्योंकि इतनी ज्यादा यूनिक टेक्निक्स हैं और सिर्फ फार्मर्स को ही पता है. तो सबसे पहले आ जाता है मल्चिंग. ठीक है, मल्चिंग का क्या मतलब बताया यहाँ पे, द प्लांट इज कवर्ड विद ड्राइड ग्रास टू रिटेन मॉइस्चर. आप पता है आपको क्या करते हैं हमारे फार्मर, जितने भी खेतीहर होते हैं, वो क्या मल्चिंग यूज करते हैं. ठीक है, मल्चिंग में क्या होता है, प्लांट ले लीजिए, एक प्लांट होता है और उसके आसपास इर्द गिर्द सूखी ग्रास बिछा दी जाती है. ऐसा क्यों करा जाता है, जिससे उसको मॉइस्चर बना रहे. बहुत ज्यादा धूप की किरणें आ रही हैं, उसका सारा पानी पी जा रही हैं, सो मॉइस्चर बना रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे, वो ढका रहे, इसलिए मल्चिंग करी जाती है. ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि भाई ग्रास है, ऑब्वियसली सड़ी जाएगी, आगे जाके सड़ जाएगी, लेकिन ग्रास है ना, राइट. कोई प्लास्टिक मटेरियल तो नहीं बिछाएगा, ग्रास है, सड़ जाने के बाद क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगी. सो कहीं से भी प्लांट को नुकसान नहीं है, बल्कि इससे उसका काफी हेल्दी पोषण होगा, काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगा. इसकी इमेज देखिए, ये देखिए एक इमेज है मल्चिंग की. यहाँ पे एक प्लांट के पास क्या घास, सूखी घास बिछा रखी है, और या तो आप गीली घास भी बिछा सकते हो और बहुत सारा पानी डाल दो एक किसके ऊपर, उस पौधे के अंदर, फिर वो घास बिछा दो. तो उससे क्या होता है, उससे वो मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है. ठीक है, फिर आ जाते हैं इसके नेक्स्ट एक और एक मेथड है जो है काउंटर बैरियर. ठीक है, काउंटर बैरियर, स्टोन ग्रास मेक्स अ बैरियर. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज है, इससे आपको समझ तो नहीं आएगा ऑब्वियसली. सो क्या होता है ना, यहाँ पे मैंने बना रखा है, समझ लीजिए ये क्रॉप है. ठीक है, कोई सा भी क्रॉप ले लीजिए, दाल का क्रॉप ले लीजिए, मेथी का क्रॉप ले लीजिए, सरसों की क्रॉप ले लीजिए, एकदम छोटे छोटे फूल समझ लीजिए. ठीक है, तो फूल है, तो उसके पास क्या करते हैं, रॉक यानी कि पत्थर, ग्रास हो गया, स्टोन्स हो गए, बिछा दिए जाते हैं, जिससे अगर पानी आए
तो उसको बहा कर ना ले जाए। रॉक और स्टोन का जो बैरियर है ना, जो प्रोटेक्शन वो बना हुआ है, लेयर बनी हुई है, वो उस वक्त उसी को सॉइल को रोक के रखे, वहां पे बहा के ना ले जाए कहीं पे। इसलिए उसके इर्द गिर्द, क्रॉप के इर्द गिर्द क्या बनाया जाता है, बैरियर बनाया जाता है। किसका बैरियर बनाया जाता है, यहाँ पे देखिए बैरियर बनाया जाता है। स्टोन ग्रास मेक्स अ बैरियर, स्टोन ग्रास हो गया, छोटे छोटे पत्थर हो गए, तो बहुत चीजों का बैरियर बना दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने मल्चिंग कर ली एंड काउंटर बैरियर। मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे स्टोन ग्रास लगा दिया जाता है जिससे वो मिट्टी आगे ना चली जाए, जिससे वो वॉश अवे ना हो जाए। और साइड में ट्रेंचेस भी बनाए जाते हैं, यानी कि खाली खाली गड्ढे, यानी कि छोटे छोटे लंबी लंबी धारियां बनाई जाती है, जिससे जैसे ही रॉक से पानी ऐसे करके निकलेगा सारा इधर आके इकट्ठा हो जाएगा। वो आगे जाके किसी और क्रॉप को खराब नहीं करेगा, वो उस गड्ढे के अंदर पानी रह जाएगा। और पानी रह जाने की वजह से नीचे पानी चला जाएगा तो सॉइल और ज्यादा अच्छी बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक और बार समझा देती हूँ मैं। यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे आ जाता है आपका क्रॉप, और यहाँ पे स्टोन है, ग्रास है, एक बैरियर बना हुआ है, एक शील्ड बना हुआ है, और यहाँ पे ऐसे करके क्या कर रखा है, यहाँ पे ऐसे करके ट्रेंचेस, यहाँ पे ऐसे करके गलियां बना रखी है, नालियां बना रखी है, जिसके अंदर पानी चला जाता है और पानी इकट्ठा हो जाता है जाके, तो इकट्ठा होता है तो धीरे धीरे जाता जाता है और वो अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है। ठीक है, आगे जाके किसी भी मिट्टी को खराब नहीं करेगा, आगे जाके बहा के नहीं ले जाएगा क्रॉप को, तो गलियों में पानी स्टोर हो जाता है। फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा रॉक डैम। ठीक है, अब रॉक डैम आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक इमेज है रॉक डैम की। कोई भी तरीके का, ये देखिए, कुछ भी कोई भी तरीके का क्रॉप हो तो उसके पास रॉक का एक डैम बना देते हैं, यानी कि पत्थर का डैम बना देते हैं, जिससे वो आगे कभी बाढ़ आ जाए, बारिश आ जाए, तो भाई सारे का सारा हमारा जो खेत का वो है, क्रॉप्स हैं और जितनी भी फसलें, वो आगे ना चली जाए, यानी कि बहा के ना ले जाए वो सारा का सारा फ्लड। इसलिए रॉक्स का डैम बनाया जाता है। ये भी एक तरीके का शील्ड या बैरियर की तरीके का काम करता है। ठीक है, रॉक डैम हमने क्या कर लिया, काउंटर बैरियर कर लिया। काउंटर बैरियर में क्या समझा था हमने, ग्रास स्टोन्स ये सब लगाए जाते हैं। मल्चिंग में क्या समझा था कि ड्राइड ग्रास प्लांट के पास बिछा दी जाती है, जिससे मॉइस्चर कंटेंट बना रहे। फिर रॉक डैम भी कर लिया हमने। रॉक डैम ऐसे मोटे मोटे डैम बनाए जाते हैं, आप देख सकते हैं, मोटे मोटे डैम बनाए जाते हैं, ऐसे मोटे मोटे फसलों के पास गलियां टाइप बनाई जाती है, रॉक की, बड़ी बड़ी रॉक की इतने बड़े बड़े डैम बनाया जाता है, जिससे वो फसलें आगे न चली जाए या बाढ़ के साथ बह के न चली जाए। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा, फिर आ जाता है इंटरक्रॉपिंग। ये हमने कर लिया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और मल्चिंग फर्स्ट था। फिर आ जाता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग हमारा है फोर्थ नंबर। ठीक है, अब इंटरक्रॉपिंग की भी जरा देख लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग इसको कहते हैं, यानी कि एक ही सॉइल के अंदर क्या, बहुत सारी अलग अलग फसलें को उगा रखा है एक ही टाइम पे। ठीक है, तो चलिए अब इसको जरा से समझते हैं। हमारा आ जाता है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग कौन सा है, इंटरक्रॉपिंग है फोर्थ वन। इंटरक्रॉपिंग को भी समझते हैं। सबसे पहले इंटरक्रॉपिंग की आप एक यहाँ पे इमेज देख लीजिए। यहाँ पे इमेज है जहाँ पे अलग अलग तरीके की फसलें एक ही टाइम पे एक ही सॉइल पे उगाई जा रही है, एक ही लैंड में उगाई जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हम जरा आपको समझाते हैं कि इंटरक्रॉपिंग क्या होती है। ठीक है, सो जरा ये देखते हैं इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। इंटरक्रॉपिंग समझ लीजिए, ये एक पीस ऑफ लैंड है, ये एक पीस ऑफ लैंड है, और यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे दाल उगाई है, एक जगह दाल उगी हुई है, एक जगह सरसों उगी हुई है, और एक जगह भाई फूल गोभी उगी हुई है। ठीक है, एक जगह फूल गोभी उगी हुई है और एक जगह साग उगा हुआ है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ही पर्टिकुलर लैंड के ऊपर 4 या 5 तरीके की वैरायटी कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली साग के पत्ते तो लंबे होंगे, लेकिन दाल के छोटे छोटे होंगे। फिर गोभी के पत्ते लंबे होंगे, फिर दाल के फिर सरसों के छोटे छोटे होंगे। तो इससे क्या होता है ना, जब विंड आती है ना, जब भी हवा आती है, तो एक ऊपर एक बड़ा क्रॉप रहता है, मतलब लंबे लंबे उसकी पत्ते रहते हैं, तो वो क्या करता है, विंड की स्पीड को कम कर देता है, तो विंड ऐसे ऊपर से ताप के चली जाती है, और जो छोटे छोटे जो क्रॉप्स है, जो फसलें हैं, वो बची रह जाती है। सो इंटरक्रॉपिंग का 2 तरीके का फायदा है इंटरक्रॉपिंग का, कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारी फसलें उगा सकते हो, और दूसरा क्या फायदा है कि
कुछ फसल ऊपर ऊपर ज्यादा उगती है, कुछ छोटी होती है, कुछ और ज्यादा उगती है ऊपर, कुछ छोटी होती है, सबकी हाइट अलग अलग होती है ना। सो विंड सबको खराब नहीं करता, विंड एक को खराब करेगा तो बाकी बच जाते हैं। एक बड़े वाले को थोड़ी हाई नहीं पहुंचाएगा तो बड़े से ऊपर से टाप के चला जाएगा और नीचे वाले बच जाएंगे। सो इंटरक्रॉपिंग में आप कभी यही समझ के चलिए कि ये आप एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे क्रॉप उगा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, हमने फोर्थ कर लिया इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप्स आर ग्रोन एट डिफरेंट टाइम इन अल्टरनेटिव प्लेस, यानी कि एक ही पर्टिकुलर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाए जाते हैं पर्टिकुलर टाइम पे। फिर क्या आ जाता है, शेल्टर बेड्स, ठीक है, शेल्टर बेड्स, ठीक है। रो ऑफ ट्रीज आर ग्रोन, रो ऑफ ट्रीज आर ग्रोन टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द विंड। अब भाई ये शेल्टर बेड्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए ये आ जाता है शेल्टर बेड्स, यानी कि आपने देखा होगा, आपने पक्का देखा होगा, जब भी रेलवे से सफर करते होंगे तो बहुत लंबे लंबे पेड़ दिखते होंगे एक पर्टिकुलर लैंड के पास, एकदम ऐसे बेल्ट बना होगा, एकदम लाइन से कतार से सारे के सारे पेड़ इतने लंबे लंबे होंगे, आपने देखा ही होगा इसको। तो ये इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जो बहुत ज्यादा विंड आती है ना, बहुत ज्यादा हवा आती है, तो वो बड़े बड़े पेड़ उस हवा को रोक दे, इसीलिए लंबे लंबे पेड़, बड़े बड़े जटाओं वाले पेड़ों को लगाया जाता है वहां पे, जिससे विंड आए तो ऐसे करके बह के चले जाए ऊपर से, नीचे ना आ पाए, ठीक है। इसको जरा समझते हैं, चलिए। बहुत ज्यादा साधारण सी बात है, चलिए यहाँ पे करते हैं शेल्टर बेड्स। शेल्टर बेड्स, शेल्टर बेड्स का हमने क्या करा था, यहाँ पे समझ लीजिए एक फील्ड है और यहाँ पे बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल है, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए किसी चीज की खेती हो रही है, तो यहाँ पे हमने अगर पेड़ लगा दिए, अल्टरनेटिव बहुत सारी रोज लगा दी पेड़ की, ठीक है। सो क्या होगा भाई, विंड यहाँ से आएगी और यहीं से टाप के ऊपर से चली जाएगी, मतलब वो यहाँ नहीं आ पाएगी। तो उसको क्या कर रहे हैं, एक प्रोटेक्शन बैरियर की तरह बड़े बड़े पेड़ क्या कर रहे हैं, उसको बचा ले रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े पेड़ उसको रोक दे रहे हैं, हवा को रोक दे रहे हैं, वही मिट्टी को खराब करने से हवा से बचा रहे हैं सारे के सारे किसको, सारे के सारे क्रॉप्स को, ठीक है। फिर क्या जाता है, हमने अपना इंटरक्रॉपिंग कर लिया है, शेल्टर बेड्स भी कर लिया, जो फिफ्थ आ जाता है। फिर आता है काउंटर प्लाउइंग, ये कौन सा होगा, ये होगा हमारा सिक्स्थ नंबर होगा, काउंटर प्लाउइंग। लिटिल ट्रेंचेस आर मेड सो दैट वाटर कैन स्टोर एंड इट हेल्प्स इन मॉइस्चर, ठीक है। सो काउंटर प्लाउइंग आप देख लीजिए, यहाँ पे आ जाता है आपका काउंटर प्लाउइंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप्स बने हुए हैं, राइट, लेकिन ये स्टेप्स सारे के सारे सेम नहीं है, इन्हें बनाया नहीं जाता है, ये नेचुरली बने होते हैं, हिल्स के ऊपर ना नेचुरली बने होते हैं और पैरेलली बने होते हैं, यानी कि पूरे पूरे जगह में बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो काउंटर प्लाउइंग है ना, ये सिर्फ उसी जगह हो सकती है जहां पे ऐसे पहले से कटे हुए स्टेप्स बने होते हैं, ठीक है। काउंटर प्लाउइंग में क्या होता है, एक्चुअली थोड़ा सा उठा हुआ होता है जगह, ठीक है। ये स्टेप्स थोड़े से उठे हुए होते हैं जिससे पानी रुका रहता है, वहां पे मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है ये हमारा टेरेस फार्मिंग आ जाता है। टेरेस फार्मिंग में क्या है, एक्चुअली दोनों काफी ज्यादा सेम है, सिमिलर है, तो हम बाकी डिस्कस करेंगे बाद में कि कैसे करके दोनों अलग अलग माने जाते हैं। तो टेरेस फार्मिंग आ जाता है हमारा, सेवेंथ नंबर है टेरेस फार्मिंग। इन माउंटेन स्टेप कटिंग इज डन वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन इन फ्लड occurs water washes the nutrients to next step। अब यहाँ पे हमने देखा होगा ऐसे करके स्टेप कटिंग होती है, कहाँ पे होती है स्टेप कटिंग, माउंटेन में होती है स्टेप कटिंग, ठीक है। माउंटेन के ऊपर स्टेप कटिंग होती है और ये पहले से नेचुरली बना नहीं होता है गाइस, ये लेबर इंटेंसिव बहुत होता है, ये बहुत ही ज्यादा मेहनत लेता है लेबर से, लेबर्स को बनाना पड़ता है, कट कर करके बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, यहाँ पे ऐसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा पानी लेते हैं, जैसे कि आलू ले लीजिए, चावल ले लीजिए, पैडी कहा जाता है चावल को, आलू हो गया, शुगर केन हो गया, ऐसी बहुत चीज जिनको बहुत ज्यादा 300 to 700 इतना तो चाहिए ही होता है पानी, ठीक है। सो यहाँ पे पानी उगाया जाता है, जैसे यहाँ पे पानी समझ लीजिए, यहाँ पे रेन आता है ना, ये देखिए रेन आता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पानी इकट्ठा कर देगा और
नेक्स्ट स्टेप में ले जाएगा। किसको? सॉइल को। रेन वॉश करके नेक्स्ट स्टेप में ले जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब वॉश करके कहीं और ही ले जाता है, नेक्स्ट स्टेप में जा रहा है। जब एक फ्लैट लैंड होती है और वो जब रेन आती है ना तो सब वहां के ले जाती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा, फर्टिलिटी उस नेक्स्ट स्टेप को मिलेगी, फिर उस नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा, फर्टिलिटी नेक्स्ट स्टेप को मिल जाएगी, और फिर नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा, तो वो जो लैंड है ना जो नीचे है उसको भी बहुत ज्यादा फर्टिलिटी मिल जाएगी। सो लेबर इंटेंसिव होता है, लेकिन टेरेस फार्मिंग बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देता है। ठीक है, ये देखिए लेबर इंटेंसिव भाई आ जाता है हमारा टेरेस फार्मिंग, काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है भाई। ये जो बड़े बड़े जो स्टेप्स बनाने होते हैं सारे के सारे लेबर्स को ही बनाने होते हैं। आपने दार्जिलिंग में देखा होगा और एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा इसको करा जाता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा चावल आलू इन सब की खेती बहुत होती है, जहाँ पे पानी की मात्रा लेने वाला क्रॉप यहाँ उगाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे घास उगे हुए हैं और उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग की यही बात है कि टेरेस फार्मिंग के अंदर पानी कंटेंट उसमें जिस क्रॉप में सबसे ज्यादा लगता है ये सिर्फ वहीं पे उगाया जाता है। ऐसा नहीं कि हर जगह करते हैं, बिकॉज इट्स रियली लेबर इंटेंसिव। लेकिन हाँ, आपका सॉइल कभी भी खराब नहीं होगा और कभी भी वॉश अवे नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारे 7 जितने थे ना, ये 7 मेथड्स जो फार्मर्स यूज करते हैं ये हमारे हो चुके हैं। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।